हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत अब हम अध्ययन करेंगे किसी नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन या बीटा क्षय। क्या होता है बीटा क्षय? सबसे पहले देखिए बीटा कण क्या है। बीटा कण ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जिसको E-10 या बीटा माइनस से व्यक्त कर सकते हैं, या धनात्मक पॉजिट्रॉन, धनावेशित पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, लेकिन उसका आवेश धनात्मक होता है। उस धनावेशित इलेक्ट्रॉन को ही पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन एवं धनावेशित पॉजिट्रॉन को बीटा कण कहते हैं। अर्थात बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव बीटा कण जो कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, तथा पॉजिटिव बीटा कण जो कि धनावेशित पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे ही धनावेशित कण को पॉजिट्रॉन कहते हैं। यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन तथा धनावेशित पॉजिट्रॉन बीटा कण कहलाते हैं। यानी बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव बीटा कण है, दूसरा धनावेशित पॉजिट्रॉन जो कि पॉजिटिव बीटा कण है। यानी बीटा कण दो प्रकार के होते हैं। इन बीटा कणों का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg, या बीटा कणों के द्रव्यमान को AMU एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में व्यक्त करें तो बीटा कणों का द्रव्यमान 0.0055 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। बीटा कणों का आवेश ±1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि नेगेटिव बीटा कण है तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम। यदि पॉजिटिव बीटा कण है तो +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। जब किसी नाभिक का विघटन बीटा कणों के उत्सर्जन से होता है, जब किसी नाभिक का विघटन बीटा कणों के उत्सर्जन से होता है तो इसे बीटा क्षय कहते हैं। जब किसी नाभिक का विघटन बीटा कणों के उत्सर्जन से होता है तो यह प्रक्रिया बीटा क्षय कहलाती है। क्योंकि बीटा कण दो प्रकार के हैं, अर्थात बीटा क्षय प्रक्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक ऋणात्मक बीटा क्षय और दूसरा धनात्मक बीटा क्षय। तो सबसे पहले समझिए ऋणात्मक बीटा क्षय क्या है। एक नाभिक अपने पास XZA, इसका परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A, इसका क्षय नेगेटिव बीटा कण के उत्सर्जन से हो रहा है। तो अपने को उत्पाद जो नाभिक मिलता है वो है उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, YZ+1A, ये नेगेटिव बीटा कण, ये एक ऊर्जा का कण है। साथ में एक ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के साथ, नेगेटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है इसको एंटी न्यूट्रिनो से व्यक्त करते हैं, न्यू- से व्यक्त करते हैं, और +Q ये नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा है। तो यहां XZA मूल नाभिक या पितृ नाभिक है। जिस नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है वो मूल नाभिक या पितृ नाभिक कहलाता है, और बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात बनने वाला जो नाभिक है वो विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहलाता है। तो यहां XZA मूल नाभिक या पितृ नाभिक है और YZ+1A विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक है। प्लस साथ में ये बीटा, नेगेटिव बीटा कण, और ये एक ऊर्जा का कण जो जिसका द्रव्यमान और आवेश शून्य है, जो इसका विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है, आवेश भी शून्य होता है, ये एक ऊर्जा का कण है। तो नेगेटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है उसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। पॉजिटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है उसको न्यूट्रिनो कहते हैं।
प्लस Q यहाँ है वो नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा है, यानी इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान का लॉस होता है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसको अपन नाभिकीय यानी विघटन ऊर्जा या नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा या Q मान कहते हैं। तो ये जब बीटा कण का नेगेटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो जो नया तत्व बनता है विघटन के पश्चात उसके परमाणु क्रमांक में मूल तत्व के सापेक्ष एक की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या वही रहती है, यानी आवर्त सारणी में नए तत्व का स्थान एक वर्ग मूल तत्व के सापेक्ष एक वर्ग या स्तंभ आगे खिसक जाता है। यानी जो नया तत्व बनने वाला तत्व है उसका आवर्त सारणी में स्थान मूल तत्व के सापेक्ष एक वर्ग या एक स्तंभ आगे खिसक जाता है, जबकि उसकी द्रव्यमान संख्या वही रहती है, यानी द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है जब किसी नाभिक से नेगेटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है, यानी ऋणात्मक बीटा क्षय में मूल तत्व के सापेक्ष नए तत्व के परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वही रहती है, यानी नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान मूल तत्व के सापेक्ष एक वर्ग या एक स्तंभ आगे खिसक जाता है। तो यह है आपका ऋणात्मक बीटा क्षय। अब इसको अपन उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक नाभिक है कार्बन 14 C614, इससे जब नेगेटिव बीटा कण ऋणात्मक बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो जो नया तत्व का नाभिक जो बनता है वो N714 नाइट्रोजन 14 प्लस नेगेटिव बीटा कण प्लस एक ऊर्जा का कण एंटी न्यूट्रिनो और ये विघटन ऊर्जा Q। तो ये है ऋणात्मक बीटा क्षय। अब समझिए आप धनात्मक बीटा क्षय। ये एक नाभिक है XZA जिससे किसी धनात्मक बीटा कण का उत्सर्जन होता है, तो ये XZA या मूल नाभिक है जिससे विघटन हो रहा है। जिस नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन हो रहा है वो मूल नाभिक या पितृ नाभिक कहलाता है। अब इसके बाद जो नाभिक बना वो विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहलाता है। बीटा कण के उत्सर्जन के बाद प्राप्त होने वाला जो नाभिक है इन नए तत्व का नाभिक वो विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहलाता है। तो जब पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो विघटनज नाभिक या नए तत्व के जो नाभिक है उसके परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वही रहती है। और साथ में पॉजिटिव बीटा कण जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं अपन, और एक ऊर्जा का कण जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं। और इस प्रक्रिया में जो द्रव्यमान का लॉस होता है उसके तुल्य आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको अपन विघटन ऊर्जा कहते हैं, उसको Q से व्यक्त करते हैं। तो XZA इससे पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन हुआ तो जो तत्व बना वो YZ-1 परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या A, साथ में पॉजिटिव बीटा कण प्लस एक ऊर्जा का कण और Q है जो नाभिकीय अभिक्रिया ऊर्जा कहें या उसको विघटन ऊर्जा कह सकते हैं। तो जब पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो नए तत्व के परमाणु क्रमांक में मूल तत्व के सापेक्ष एक की कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वही रहती है। यानी नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान मूल तत्व के सापेक्ष एक वर्ग या एक स्तंभ पीछे खिसक जाता है, यानी पीछे हो जाता है। यदि इसको उदाहरण के रूप में समझे अपन तो एक नाभिक अपने पास N713 यानी नाइट्रोजन 13, इसका परमाणु क्रमांक 7 है, द्रव्यमान संख्या 13 है। इससे पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो जो नए तत्व का नाभिक बनता है वो C613 कार्बन 13 प्लस साथ में एक पॉजिटिव बीटा कण, एक ऊर्जा का कण न्यूट्रिनो और प्लस विघटन ऊर्जा Q। तो ये है धनात्मक बीटा क्षय। यानी जब धनात्मक बीटा क्षय होता है और बीटा क्षय के बाद जो नाभिक प्राप्त होता है जिसको अपन विघटनज नाभिक या पुत्री नाभिक कहते हैं, उसके तत्व के परमाणु क्रमांक में एक की कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या वही रहती है। अर्थात नए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान मूल तत्व के सापेक्ष एक वर्ग या एक स्तंभ पीछे खिसक जाता है। यह है पॉजिटिव बीटा क्षय। किसी नाभिक से
बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बीटा कण नहीं होते हैं। तो किसी नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन कैसे होता है? तो किसी नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या देखिए। किसी नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन के लिए दुर्बल नाभिकीय बल उत्तरदायी होते हैं। किसी नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन के लिए दुर्बल नाभिकीय बल उत्तरदायी होते हैं। नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के दौरान नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तथा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते रहते हैं। इन दुर्बल नाभिकीय बलों के कारण नाभिकीय अन्योन्य क्रियाओं के दौरान नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तथा प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में परिवर्तित होते रहते हैं। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो इन बीटा कणों की उत्पत्ति होती है। देखिए, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो नेगेटिव बीटा कण की उत्पत्ति होती है। जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो पॉजिटिव बीटा कण की उत्पत्ति होती है। क्योंकि नाभिक में इन बीटा कणों का अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए ये बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये है किसी नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन की व्याख्या। अब हम पढ़ेंगे बीटा क्षय में विघटन ऊर्जा Q। बीटा क्षय में क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। जब बीटा क्षय होता है तो इन क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को नाभिकीय क्षय में विघटन ऊर्जा या Q मान कहते हैं। यानी जब बीटा क्षय होता है तो क्षय उत्पादों का कुल द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम प्राप्त होता है। द्रव्यमान में यह कमी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस ऊर्जा को विघटन ऊर्जा या Q मान कहते हैं। यदि ऋणात्मक बीटा क्षय के लिए देखें अपन, ये मूल नाभिक है XZA जिसका परमाणु क्रमांक Z द्रव्यमान संख्या A है। इससे ऋणात्मक बीटा क्षय होता है, ऋणात्मक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। तो क्षय उत्पाद में जो विघटनज नाभिक है इसके परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक होता है Z+1, द्रव्यमान संख्या वही रहती है। ये नेगेटिव बीटा कण, साथ में एक ऊर्जा का कण जिसको एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, और Q यहाँ विघटन ऊर्जा है। इसमें द्रव्यमान में क्षति क्या हुई? तो विघटन उत्पाद यहाँ दो बने, एक विघटनज नाभिक Y और एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव बीटा कण। तो मूल नाभिक के द्रव्यमान को अपन mx से लिखें और विघटनज नाभिक के द्रव्यमान को my से और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को me से व्यक्त करें तो द्रव्यमान क्षति होगी mx माइनस my माइनस me। यानी मूल नाभिक के द्रव्यमान में से क्षय उत्पाद जो नाभिक है, एक विघटन नाभिक Y और एक इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव बीटा कण है, इनके द्रव्यमान को माइनस कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। यानी डेल्टा M बराबर mx माइनस my माइनस me। यानी मूल नाभिक के द्रव्यमान में से विघटनज नाभिक और बीटा कण के द्रव्यमान को माइनस कर दिया गया तो द्रव्यमान क्षति प्राप्त हो गई। अब अपन इसको इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि इस समीकरण में के दाएं पक्ष में मैं z इंटू me ही प्लस कर दूं और z इंटू me ही माइनस कर दूं तो कोई फर्क प्रभाव नहीं होगा।
अब इसको अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये mx प्लस जेड इंटू me। इसमें से यदि माइनस का निशान कॉमन ले लें तो ये लिख सकते हैं my प्लस, देखिए me भी कॉमन ले लें इसमें तो शेष बच जाएगा z प्लस 1, क्योंकि माइनस का निशान अपन ने पहले कॉमन ले लिया है। ये mx प्लस जेड इंटू me मूल जो तत्व है उसका परमाणुीय द्रव्यमान है, और जो विघटन के पश्चात जो नया तत्व बना उसका परमाणु क्रमांक है z प्लस 1। तो यहां my प्लस z प्लस 1 इंटू me नया तत्व या जो विघटनज तत्व है उसका परमाणुीय द्रव्यमान है। यदि इसको अपन कैपिटल mx से और इसको अपन कैपिटल my से व्यक्त कर दें तो डेल्टा m यानी द्रव्यमान क्षति आ जाएगी कैपिटल mx माइनस कैपिटल my। यहां कैपिटल mx और कैपिटल my मूल तत्व और जो विघटन के पश्चात नया तत्व जो बना उनके परमाणुीय x और y जो तत्व है उनके परमाणुीय द्रव्यमान है। तो यहां द्रव्यमान क्षति होगी मूल तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान माइनस बनने वाले नए तत्व का, यानी विघटन के बाद बनने वाले नए तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान, तो अपने को प्राप्त हो जाएगी द्रव्यमान क्षति। यदि ये द्रव्यमान क्षति किलोग्राम में व्यक्त की गई है या इसकी गणना किलोग्राम मात्रक में की गई है तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार इसके तुल्य जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसका मान होगा डेल्टा m यानी द्रव्यमान क्षति इंटू सी स्क्वायर, यहाँ सी प्रकाश की चाल है, ये मान आएगा जूल मात्रक में। सी का मान होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। यदि द्रव्यमान क्षति एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में गणना की गई है तो अपन ये जानते हैं एक AMU द्रव्यमान जब ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसके तुल्य 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये Q मान होगा डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि द्रव्यमान क्षति AMU मात्रक में कैलकुलेट की गई है तो अपन ये फॉर्मूला काम में लेंगे, क्योंकि एक AMU द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है, इसलिए Q का मान होगा डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो विघटन ऊर्जा Q है जो वो क्षय उत्पादों की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। ये विघटन ऊर्जा यहाँ Q, यहाँ जो ये क्षय उत्पाद है इनकी गतिज ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। देखिए यहाँ क्षय उत्पाद एक आपका विघटनज नाभिक Y है, एक नेगेटिव बीटा कण है, साथ में ये एंटी न्यूट्रिनो है। क्योंकि यहाँ जो विघटनज नाभिक है Y उसका द्रव्यमान बीटा कण और ये कण एंटी न्यूट्रिनो के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए इस विघटन प्रक्रिया में विघटनज नाभिक Y को लगभग स्थिर माना जा सकता है। यहां इस विघटन में बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है बीटा क्षय में विघटनज नाभिक जो Y बनता है उसका द्रव्यमान बीटा कण और ऊर्जा के कण इस एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। इसलिए इस क्षय प्रक्रिया में बीटा कणों की क्षय प्रक्रिया में विघटनज नाभिक को लगभग स्थिर माना जा सकता है, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा तो शून्य होगी। तो फिर ये जो Q मान है यानी विघटन ऊर्जा है वो बीटा कण और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी। यानी जो Q मान है या विघटन ऊर्जा है वो किसको मिलेगी? बीटा कण की गतिज ऊर्जा और न्यूट्रिनो की ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी। यानी बीटा कण की जो ऊर्जा है वो शून्य से अधिकतम मान Q तक कुछ भी हो सकती है, बशर्ते कि इसमें न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा की सहभागिता कितनी है ये इस बात पर निर्भर करेगी। यदि इस न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा को अपन शून्य मान लें तो फिर बीटा कण की ऊर्जा इस अधिकतम मान Q के बराबर होगी। यानी बीटा कण की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो Q मान के बराबर हो सकती है। और इसी कारण से
बीटा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है। एक बार पुनः समझ ले, इस बीटा क्षय की प्रक्रिया में जो विघटनज नाभिक प्राप्त होता है उसका द्रव्यमान उत्पाद जो अन्य कण है, बीटा कण और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, इनके द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है। इसलिए इस विघटन में विघटनज नाभिक Y को लगभग स्थिर माना जा सकता है, यानी इसकी गतिज ऊर्जा तो लगभग शून्य होगी। इसलिए इस Q जो विघटन ऊर्जा है इसमें किसकी सहभागिता होगी? बीटा कण की गतिज ऊर्जा और न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा। इसका मतलब बीटा कण की ऊर्जा शून्य से लेकर इस अधिकतम मान Q तक कुछ भी हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करेगी कि इस न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की ऊर्जा की सहभागिता कितनी है। यदि इसकी सहभागिता शून्य हो तो फिर बीटा कण की ऊर्जा इस अधिकतम मान Q के बराबर हो सकती है, यानी बीटा कण की ऊर्जा शून्य से अधिकतम मान Q तक कुछ भी हो सकती है। इसलिए बीटा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो सतत प्राप्त होता है तथा बीटा कणों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगी वो Q मान के बराबर होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो Q के बराबर होगी। अब इसी प्रकार देखिए धनात्मक बीटा क्षय के लिए ये अपना मूल नाभिक XZA जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। जब पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है और जो क्षय उत्पाद में जो विघटनज नाभिक प्राप्त होता है उसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है, द्रव्यमान संख्या वही रहती है। साथ में पॉजिटिव बीटा कण यानी पॉजिट्रॉन, एक ऊर्जा का कण जिसको न्यूट्रिनो कहते हैं, प्लस Q या विघटन ऊर्जा है। इसमें द्रव्यमान में क्षति क्या होगी? तो मूल नाभिक के द्रव्यमान में से विघटन के पश्चात जो उत्पाद नाभिक है या विघटन उत्पाद है उनके द्रव्यमान को माइनस कर देंगे। तो मूल नाभिक का द्रव्यमान mx, विघटन नाभिक का द्रव्यमान my और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान me। तो mx में से my और me को माइनस कर देंगे तो आ जाएगी द्रव्यमान क्षति। अब इस समीकरण को अपन इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, इसके दाहिने पक्ष में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का या पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान का Z गुणा यानी Z इंटू me प्लस कर दिया गया, Z इंटू me माइनस कर दिया गया, तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसको पुनः व्यवस्थित करते हैं, देखो mx प्लस Z इंटू me, इसको एक साथ लिख दिया गया। अब देखिए इसमें me ही प्लस कर दिया और me ही माइनस कर दिया, तो ये प्लस किया वो तो me ये है ही, और माइनस किया और पहले से माइनस me जुड़कर हो गया -2me। अब देखिए ये दो पद my माइनस का Z इंटू me और प्लस का me, इनमें से माइनस का निशान कॉमन ले ले तो शेष बचेगा my प्लस Z माइनस 1 इंटू me। क्योंकि my प्लस Z माइनस 1 इंटू me ये जो विघटनज तत्व है उसका परमाणुीय द्रव्यमान है, जबकि mx प्लस Z इंटू me मूल तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान है। इसको अपन यदि कैपिटल mx और कैपिटल my से व्यक्त करें तो ये इसका ये मान आ गया कैपिटल mx और ये आ गया आपका कैपिटल my -2me एज इट इज। तो द्रव्यमान क्षति आ गई mx माइनस my -2me, यानी पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन जब होता है तो द्रव्यमान क्षति आती है मूल तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान माइनस विघटन के पश्चात जो नया तत्व बना उसका परमाणुीय द्रव्यमान -2me, यानी पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का दुगुना और माइनस करना पड़ता है। जबकि नेगेटिव बीटा क्षय में मूल तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान माइनस विघटन के बाद बना नया तत्व जो है उसका परमाणुीय द्रव्यमान, ये द्रव्यमान क्षति प्राप्त होती है। जबकि पॉजिटिव बीटा कण का उत्सर्जन होता है उसमें जो द्रव्यमान क्षति है वो मूल तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान और विघटन के पश्चात बने नए तत्व के परमाणुीय द्रव्यमान को माइनस करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के द्रव्यमान का दुगुना और माइनस करेंगे
तो अपने को द्रव्यमान क्षति प्राप्त होगी। यानी द्रव्यमान क्षति के लिए फॉर्मूला हो गया कैपिटल mx माइनस कैपिटल my माइनस 2 इंटू me। यह आ गई द्रव्यमान क्षति। यहाँ कैपिटल mx और कैपिटल my क्रमशः x और y जो तत्व है उनके परमाणुीय द्रव्यमान है। अब विघटन ऊर्जा Q डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। यदि डेल्टा m को आपने यानी द्रव्यमान क्षति को किलोग्राम मात्रक में कैलकुलेट किया है तो इसके तुल्य जो ऊर्जा उत्पन्न होगी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार वो होगी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। यहाँ सी प्रकाश की चाल है। यदि ये द्रव्यमान क्षति एटॉमिक मास यूनिट मात्रक में कैलकुलेट की है तो फिर द्रव्यमान क्षति को अपन इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी Q का मान आएगा डेल्टा m इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जब एक AMU द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट होता है तो उसके तुल्य 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी Q का मान आएगा डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस बीटा कण की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो इस Q के बराबर, Q मान के बराबर यानी जो विघटन ऊर्जा है उसके तुल्य हो सकती है। इसमें इस बात पर डिपेंड करता है ये कि न्यूट्रिनो की जो ऊर्जा है उसकी सहभागिता कितनी है। यदि न्यूट्रिनो की ऊर्जा की सहभागिता 0 मान ले तो बीटा कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा Q मान के बराबर हो सकती है। यह है विघटन ऊर्जा तथा बीटा कणों के का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत क्यों होता है इसका स्पष्टीकरण। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण एवं Q मान। कुछ ऐसे नाभिक हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से बीटा प्लस क्षय संभव नहीं होता। कुछ ऐसे नाभिक हैं जिनमें ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से पॉजिटिव बीटा कणों के का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। ऐसे नाभिकों के परमाणु के कक्षीय इलेक्ट्रॉन सामान्यतः k कक्षा का इलेक्ट्रॉन का नाभिक द्वारा परग्रहण किया जाता है। यानी k कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नाभिक ग्रहण कर लेता है और जैसे ही k कक्षा का इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता है, क्योंकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, वो किसी प्रोटॉन से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन बनाता है। न्यूट्रॉन नाभिक में ही रहता है, परंतु साथ में जो ये कण ऊर्जा का न्यूट्रिनो जिसको कह रहे हैं अपन, ये बनता है, ये नाभिक से उत्सर्जित हो जाता है। देखिए एक नाभिक है अपने पास XZA जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है। ये नाभिक अपने परमाणु की k कक्षा के इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और किसमें परिवर्तित हो जाता है YZ-1A, यानी परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है। इसका मतलब द्रव्यमान संख्या वही रहती है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आ जाती है। इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है। यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन का प्रग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता है, वो किसी प्रोटॉन से संयुक्त होकर न्यूट्रॉन बनाता है। यानी न्यूट्रॉन की संख्या 1 बढ़ जाती है, प्रोटॉन्स की संख्या में 1 की कमी हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। यह प्रक्रिया कहलाती है न्यूट्रॉन प्रग्रहण, क्योंकि इसमें भी द्रव्यमान में क्षति होती है और वो क्षति आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसको अपन Q मान कहते हैं, यानी विघटन ऊर्जा कहते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखें अपन। कॉपर है जिसका परमाणु क्रमांक है 29, द्रव्यमान संख्या है 64। जब इसमें k कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है इस कॉपर परमाणु के नाभिक में, कॉपर परमाणु की k कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जब प्रग्रहण करता है तो बनता है Ni2864, यानी निकल में परिवर्तित हो जाता है। ये जिसका परमाणु क्रमांक 28 है, द्रव्यमान संख्या 64 है।
यानी एक प्रोटॉन इसका है वो न्यूट्रॉन में बदल गया, जिससे द्रव्यमान संख्या वही है और परमाणु क्रमांक में एक की कमी आ गई। साथ में एक ऊर्जा का कण न्यूट्रिनो जो नाभिक से उत्सर्जित हो जाता है। अब इसमें द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर कैपिटल एम एक्स माइनस कैपिटल एम वाई, या एम एक्स और एम वाई क्रमशः एक्स और वाई जो तत्व है उनके परमाणुवीय द्रव्यमान है। एम एक्स मूल तत्व का परमाणुवीय द्रव्यमान और विघटन के बाद जो बना तत्व नया तत्व है उसका परमाणुवीय द्रव्यमान एम वाई। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर एम एक्स माइनस एम वाई। क्यूमान जो द्रव्यमान में क्षति होती है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और उस ऊर्जा का मान होगा डेल्टा एम गुणा सी स्क्वायर, या सी प्रकाश की चाल है जिसका मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यदि द्रव्यमान क्षति किलोग्राम मात्रक में है तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यदि द्रव्यमान क्षति आपने एएमयू मात्रक में कैलकुलेट की है तो अपन जानते हैं एक एएमयू द्रव्यमान 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के तुल्य होता है। तो क्यू मान आएगा डेल्टा एम गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें एक विशेष बात जो और समझने लायक है कि जैसे ही K कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन नाभिक में प्रवेश करता है, K कक्षा में उस इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त हो जाता है और उस रिक्त स्थान की पूर्ति किसी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन द्वारा संक्रमित होकर की जाती है। यानी उच्च ऊर्जा अवस्था का कोई इलेक्ट्रॉन उस K ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है और जैसे ही कोई उच्च ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन K ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, वैसे ही उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा का कोई विकिरण फोटोन उत्सर्जित होता है और वो विकिरण फोटोन जो उत्सर्जित होते हैं वो एक्स किरण फोटोन होते हैं, यानी एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। अब हम समझेंगे बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम। यानी अभी पहले अपन ने पढ़ा है कि बीटा कण जो उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा शून्य से अधिकतम मान Q तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब बीटा कणों का जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम है वो सतत होता है। देखिए एक्स एक्सिस पर बीटा कणों की ऊर्जा लें और वाई एक्सिस पर अपन बीटा कणों की संख्या लें तो इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। अभी क्या विशेषता है इस आरेख में? बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है, अर्थात एक अधिकतम मान तक सभी संभव ऊर्जाओं के बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। देखो शून्य से लेकर एक अधिकतम मान तक सभी ऊर्जाओं के बीटा कणों का उत्सर्जन संभव होता है बीटा क्षय में, यानी बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है। दूसरी बात, प्रत्येक रेडियोएक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के एक विशेष मान के लिए उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या अधिकतम होती है। देखिए यहाँ ये किसी रेडियम एलिमेंट के लिए है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के बीटा कण सबसे ज्यादा उत्सर्जित हो रहे हैं। वैसे तो शून्य से लेकर इस अधिकतम मान तक सभी ऊर्जाओं के बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। किसी ऊर्जा के ज्यादा बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं तो किसी ऊर्जा के कम बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, लेकिन शून्य से लेकर एक अधिकतम मान तक सभी ऊर्जाओं के बीटा कणों का उत्सर्जन होता है। लेकिन सभी यानी प्रत्येक रेडियोएक्टिव तत्व के लिए एक ऊर्जा का ऐसा विशेष मान होता है जिस पर उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो एक ये विशेषता भी है इसमें कि ऊर्जा के एक विशेष मान के लिए उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी अधिकतम होती है। यहाँ रेडियम एलिमेंट के लिए इसका मान है 0.15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा, प्रत्येक रेडियोएक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम में ऊर्जा के एक लाक्षणिक अधिकतम मान पर, ये लाक्षणिक वो अधिकतम मान, इस अधिकतम मान पर इन बीटा कणों की संख्या घटते हुए शून्य हो जाती है। इसको कहते हैं अंत बिंदु ऊर्जा। ये किसी एलिमेंट विशेष के लिए इसका मान है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की विशेषताएं। बीटा क्षय की प्रक्रिया में दो बड़ी समस्याएं सामने आई।
एक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि, दूसरी कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि। बीटा क्षय की प्रक्रिया में न तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि हो पाई, अनुपालना हो पाई, न ही कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना हो पाई, जबकि ये दोनों ही संरक्षण सिद्धांत सार्वत्रिक सत्य हैं, इनकी अनुपालना अति आवश्यक है। देखिए, इन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत एवं कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि के लिए बीटा कणों के क्षय में बीटा कणों के साथ एक अन्य ऊर्जा कण जिसका नाम न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो रखा गया के उत्सर्जन की कल्पना की गई। इसके दो तथ्य हैं। नंबर एक, बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की सतत प्रकृति होती है, जो ये प्रदर्शित करती है, बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की सतत प्रकृति से यह स्पष्ट है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिकों से अलग अलग ऊर्जाओं के बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। कोई भी रेडियोएक्टिव नाभिक है, उससे जो बीटा कण उत्सर्जित होते हैं वो अलग अलग ऊर्जाओं के होते हैं। बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की सतत प्रकृति ये स्पष्ट करती है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिकों से जो बीटा कण उत्सर्जित होते हैं वो अलग अलग ऊर्जा के होते हैं। जबकि जब बीटा क्षय होता है तो सभी मूल नाभिकों की ऊर्जाएं और विघटन के पश्चात बने विघटनज नाभिकों की ऊर्जाएं समान होती हैं। इसका मतलब बीटा कणों की भिन्न भिन्न ऊर्जाएं संभव नहीं हो सकती, यानी इस प्रक्रिया में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना नहीं हो पाई। यानी किसी नाभिक अक्ष जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, उससे बीटा कण का उत्सर्जन होता है और एक विघटन नाभिक Y बनता है। तो सभी मूल नाभिकों की ऊर्जाएं भी समान थी और बीटा कण के उत्सर्जन के पश्चात बने सभी विघटनज नाभिकों की ऊर्जाएं भी समान थी। इसका मतलब उन नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों की ऊर्जाएं भी समान होनी चाहिए, जबकि किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। बीटा कणों के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की सतत प्रकृति ये बताती है कि किसी रेडियोएक्टिव तत्व के नाभिकों से उत्सर्जित होने वाले बीटा कणों की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। इसका मतलब बीटा कणों के उत्सर्जन के साथ एक अन्य ऊर्जा कण का उत्सर्जन और होना चाहिए और उस अन्य कण की ऊर्जा तथा बीटा कण की ऊर्जाओं का योग मूल नाभिक और विघटनज नाभिक की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होना चाहिए। उस कण का नाम न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो रखा गया। अर्थात जब भी किसी नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उसके साथ एक ऊर्जा का अन्य कण और उत्सर्जित होता है। उस कण का नाम न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो रखा गया और उस कण की ऊर्जा तथा बीटा कण की ऊर्जा का योग मूल नाभिक एवं विघटनज नाभिक की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। इससे इस कण की उत्पत्ति से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना हो पाई। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना के लिए बीटा क्षय में एक अन्य ऊर्जा के कण की उत्पत्ति की कल्पना की गई और उसका नाम रखा गया न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। इसी प्रकार देखिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना भी नहीं हो पाई बीटा क्षय की प्रक्रिया में, क्योंकि बीटा क्षय कब होता है? जब नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित होता है तो नाभिक में बीटा कण की उत्पत्ति होती है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो नाभिक में बीटा कण की यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। क्योंकि बीटा कणों का नाभिक में अस्तित्व नहीं होता, इसलिए बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित हो जाते हैं। लेकिन प्रत्येक नाभिकीय कण का चक्रणीय कोणीय संवेग ±12 h/2π होता है। तो इसमें देखिए
न्यूट्रॉन का कोणीय संवेग प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई है और प्रोटॉन का भी प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई है और इसका बीटा कण का भी प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई है। तो इस विघटन के पहले कोणीय संवेग प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई है और विघटन के पश्चात परिणामी कोणीय संवेग यानी हाफ h अपॉन 2 पाई और हाफ प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई का जब योग करेंगे तो परिणामी कोणीय संवेग या तो शून्य प्राप्त होगा या प्लस माइनस h अपॉन 2 पाई प्राप्त होगा। इसका मतलब बीटा क्षय की प्रक्रिया में कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना नहीं हो पाई। इसलिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की अनुपालना के लिए यह कल्पना की गई कि बीटा कणों की उत्सर्जन के साथ या बीटा कणों की जब उत्पत्ति होती है, बीटा कणों का जब उत्सर्जन होता है तो उसके साथ एक ऊर्जा का कण और उत्सर्जित होता है और उस कण का नाम न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो रखा गया। इलेक्ट्रॉन के साथ जो ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है उसका नाम एंटी न्यूट्रिनो, वह पॉजिट्रॉन के साथ यानी पॉजिटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा का कण उत्सर्जित होता है उसका नाम न्यूट्रिनो रखा गया। ये दोनों ऊर्जा कण हैं, इनका आवेश और विराम द्रव्यमान शून्य होता है, ये परस्पर एक दूसरे के एंटी कण है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो उसके साथ बीटा कण के साथ एक कण और उत्सर्जित होता है जिसका नाम रखा गया एंटी न्यूट्रिनो, और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है तब नाभिक में पॉजिटिव बीटा कण बनता है और उसके साथ एक अन्य जो कण उत्सर्जित होता है उसका नाम रखा गया न्यूट्रिनो। अब देखिए आप इसका कोणीय संवेग है विघटन के पहले एक प्लस माइनस 1/2 h अपॉन 2 पाई और विघटन के पश्चात 3 कण है अपने पास। इसका कोणीय संवेग प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई, इसका प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई, इसका भी प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई। इन तीनों का योग करें तो या इन तीनों का योग अपने को प्राप्त हो सकता है प्लस माइनस हाफ h अपॉन 2 पाई, यानी विघटन के पहले और विघटन के पश्चात परिणामी कोणीय संवेग एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब जैसे ही बीटा कणों के उत्सर्जन के साथ एक अन्य ऊर्जा कण के उत्सर्जन की कल्पना करते ही कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि भी हो गई। इस प्रकार बीटा क्षय में बीटा कणों के साथ एक अन्य ऊर्जा कण की उत्पत्ति और होती है और उसकी कल्पना करने पर ही द्रव्यमान संरक्षण ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत तथा कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत दोनों की पुष्टि हो पाई, दोनों की अनुपालना हो पाई। इसलिए जब भी बीटा कणों का उत्सर्जन होता है किसी नाभिक से तो साथ बीटा कणों के साथ एक ऊर्जा कण और उत्सर्जित होता है। नेगेटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा कण उत्सर्जित होता है उसका नाम रखा गया एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिटिव बीटा कण के साथ जो ऊर्जा कण उत्सर्जित होता है उसका नाम रखा गया न्यूट्रिनो। दोनों का आवेश शून्य होता है, दोनों का विराम द्रव्यमान भी शून्य होता है। ये दोनों परस्पर एंटी कण है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी कण है। इस प्रकार नाभिक के इस बीटा कणों के क्षय में न्यूट्रिनो की परिकल्पना हो पाई।